इफेक्ट। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट्स। ठीक है, तो हमने इस चैप्टर की शुरुआत करी थी बेटा, हमने देखा था कि लाइट वेव पार्टिकल दोनों होता है और कुछ ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे लोगों ने इसके बारे में चर्चा करना स्टार्ट करा। कौन से ऑब्जर्वेशंस थे? तो ये ऑब्जर्वेशंस था किसका बेटा? हर्ट्ज का, हेनरिक हर्ट्ज का। उन्होंने क्या ऑब्जर्व करा कि जब किसी लैंप के थ्रू, वो कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उन्होंने देखा कि किसी लैंप से लाइट अगर यूवी रे निकल के किसी मेटल सरफेस के ऊपर जा रहा है तो उनको कुछ चमकता हुआ दिखा। उन्होंने उस चमकते हुए पार्टिकल को बोल दिया कि इस सरफेस के जो फ्री पार्टिकल्स होंगे ना वो बाहर निकल रहे होंगे। इन्होंने बस इतना बोला। अब लोगों ने इसके बारे में थोड़ी जागरूकता दिखाई और लोगों ने इसके बारे में देखना स्टार्ट करा। किसने देखना स्टार्ट करा? तो थे वो हॉलवच एंड लेनर्ड। ठीक है, इन्होंने इसे एक्सपेरिमेंटली देखने का ट्राई करा। इन्होंने क्या करा? एक इवैक्यूएटेड चैम्बर लिया। इवैक्यूएटेड चैम्बर लेने का क्या फ़ायदा? इसमें कि एयर को निकाल दिया, ताकि अगर हम इसको क्या करें, इसके अंदर जो एयर के पार्टिकल्स है वो आयोनाइज नहीं हो जाए, इसलिए इन्होंने कैसा चैम्बर कंसिडर करा? इवैक्यूएटेड चैम्बर कंसिडर करा। क्या करा? एक साइड को इन्होंने ऐड कर दिया किससे? नेगेटिव पोटेंशियल से, और दूसरे को इन्होंने ऐड कर दिया किससे? पॉजिटिव पोटेंशियल से। ठीक है, स्विच ऑफ है। ठीक है, इन्होंने क्या करा? एक इवैक्यूएटेड चैम्बर लिया, इसमें दो प्लेट्स कनेक्ट कर दिए। एक को हमने बोल दिया कैथोड, दूसरे को बोल दिया एनोड। कैथोड किसे बोलते हैं बेटा? जिसे हम नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, और एनोड किसे बोलते हैं? जिसे हम पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। इसके बीच में हमने एक वोल्टमीटर लगा दिया पैरेलल में, और एमीटर लगा दिया। ये एमीटर नहीं होगा, मिली एमीटर होगा, क्योंकि इसमें करंट बहुत कम अमाउंट में, माइक्रो एमीटर भी बोल सकते हैं, माइक्रो एमीटर या फिर मिली एमीटर यूज़ करा। ठीक है, माइक्रो वोल्टमीटर या मिली वोल्टमीटर इन्होंने यूज़ करा। ठीक है, वोल्टमीटर वी भी हो सकता है, लेकिन करंट इसमें बहुत स्मॉल अमाउंट में मिलने वाला है हमें। ठीक है, तो इन्होंने एब्जॉर्ब करा। इन्होंने क्या करा? सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप करा, उसमें एक इवैक्यूएटेड चैम्बर के अंदर दो उन्होंने क्या करा? प्लेट्स ले लिए, जिसको कुछ डिस्टेंस पे इन्होंने सेपरेट कर दिया, और इसके अंदर क्या करा? लाइट को इंसिडेंट कराया। अभी हम इसके ऊपर कोई पोटेंशियल अप्लाई नहीं कर रहे हैं, हमारा ये स्विच को हमने ऑन नहीं करा, अभी बैटरी से हमने कनेक्ट नहीं करा। एक प्लेट है जिसे हमने कैथोड बोल दिया, दूसरी प्लेट को हमने एनोड बोल दिया। अब इस एक हम यहाँ पे क्वार्ट्ज विंडो लेते हैं, एक ग्लास का विंडो लेते हैं, इसके ऊपर हम फोटोन्स को इमिट करा दें। क्या कर रहे हैं? फोटोन्स को इसके ऊपर इंसिडेंट कर रहे हैं। जब ये फोटोन्स इस कैथोड पे इंसिडेंट हो रहा है तो लोगों ने ऑब्जॉर्व करा कि ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स इसमें से यहाँ पे क्या होगा? जब हम इस प्लेट के ऊपर फोटोन्स को इंसिडेंट कराएंगे तो क्या होगा? इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आएगा। क्या बाहर निकल के आएगा? इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आएगा। ये हमें कैसे पता चलेगा? ये जो मिली एमीटर है ये क्या शो करेगा? डिफ्लेक्शन। मिली एमीटर क्या शो करेगा? डिफ्लेक्शन। तो यहाँ से ये बात तो प्रूफ हो जाती है। क्या प्रूफ हो जाता है? कि लाइट को जब हम किसी प्लेट पे इंसिडेंट करते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं, क्योंकि तब तक हमें पता चल चुका था। क्या पता चल चुका था? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरीज हो गई थी। ठीक है, ये 1902 तक एक्सपेरिमेंट चला बेटा। इन लोगों ने उसके बाद से ये सारे कंक्लूजन्स निकाल के दिए जो हम अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये 1900 के आसपास की बातें हैं सारी। ठीक है, तो इन्होंने ये ऑब्जर्व करा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल के आ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स अगर मान लो मूव कर रहा है, ये कंप्लीट एक सर्किट बनेगा या नहीं बनेगा? अगर कंप्लीट सर्किट बनेगा तो अगर करंट इसमें फ्लो करेगा तो माइक्रो एमीटर क्या करेगा या मिली एमीटर क्या करेगा? हमें डिफ्लेक्शन शो करेगा। ये डिफ्लेक्शन ये बता रहा है कि जब हम किसी मेटल सरफेस के ऊपर लाइट को इंसिडेंट करते हैं तो इससे इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, और मूविंग इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? करंट कंस्टिट्यूट करते हैं। तो यानी इस सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है। एक और ऑब्जर्वेशन यहाँ से लिया गया कि ये सारे इंसिडेंट लाइट के लिए शो नहीं कर रहा है। किस लाइट के लिए? किसी पार्टिकुलर लाइट से ज़्यादा अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी हम इस पे इमिट कर रहे हैं तो उसके लिए शो कर रहा है। और उसको उन्होंने ऊपर हमने पहले ही लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। क्या बोला था? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के लाइट को इंसिडेंट कर रहे हैं तभी हमें इसमें करंट देखने को मिलेगा। पहला ऑब्जर्वेशन क्लियर है? लेनार्ड और हॉलवच के द्वारा क्या ऑब्जर्वेशन था कि अगर हम इसके वर्क फंक्शन से ज़्यादा एनर्जी वाले फोटोन को इंसिडेंट करेंगे तो क्या होगा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिलेगा। दूसरा, अगर मेटल सरफेस के ऊपर हम लाइट को इंसिडेंट कर रहे हैं ग्रेटर देन वर्क फंक्शन तो क्या होगा? इसमें इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे जिसकी वजह से करंट कंस्टिट्यूट होगा। हाँ या ना? यहाँ तक क्लियर है? अब इन्होंने इसमें थोड़े से और चेंजेस कर दिए। इन्होंने बोला चलो भाई ये इलेक्ट्रॉन तो मूव अपने से कर ही रहा है, हम थोड़ा इसको और हेल्प कर देते हैं। क्या कर देते हैं बेटा? हेल्प कर देते हैं। इन्होंने इसे एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, इस स्विच को क्लोज कर दिया। अब क्या होगा भाई? अब ये होगा कि जब हम इसे स्विच को ऑन कर देंगे, ये पॉजिटिव वाला पार्ट यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा या नहीं होगा?
ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। कैथोड को हमने क्या करा, नेगेटिव कर दिया, और एनोड को क्या कर दिया हमने, पॉजिटिव कर दिया। अब मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज होता है बेटा, क्या इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है? तो ये पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा या नहीं करेगा, अट्रैक्ट करेगा ना। इसके अट्रैक्शन से क्या होनी है बेटा, जब हम इसके कोई पोटेंशियल V अप्लाई कर देंगे तो क्या इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ जाएगी, तो हाँ भाई इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ जाएगी, यानी करंट बढ़ जाएगा, तो हाँ भाई करंट भी बढ़ जाएगा। तो अगर हम क्या करते हैं, पूरे एक्सपेरिमेंट को अगर हम क्या करते हैं, पोटेंशियल ऐड कर देते हैं, इसमें क्या ऐड कर देते हैं, बैटरी लगा देते हैं अलग से, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा या नहीं, हाँ या ना। अगर मान लो हमने क्या करा, लाइट को इंसिडेंट करा, किसके इक्वल इंसिडेंट करा, हमने लाइट को इसके वर्क फंक्शन के इक्वल इंसिडेंट करा, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन तो फ्री हो गया। अब अगर मान लो हम इसे एक्स्ट्रा जो एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं इस पोटेंशियल के इक्वल वजह से, ये एनर्जी कितनी होगी, क्या ये ईवी के इक्वल होगी, हाँ या ना। जो एक्सटर्नल एनर्जी जो हम सप्लाई कर रहे हैं ये इस बैटरी को लगा के, क्या ईवी के इक्वल होगा, क्या ईवी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाएगा, हाफ mv², बोल सकते हैं क्या। हमने क्या करा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल फ्रीक्वेंसी वाले लाइट को इंसिडेंट कर दिया, इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। अब इसे एक्सेलरेट कराने के लिए किसका यूज कर रहे हैं बेटा, इसे एक्सेलरेट कराने के लिए हम पोटेंशियल का यूज कर रहे हैं। हमने V पोटेंशियल यहाँ पे अप्लाई कर दिया, और यही पोटेंशियल इस इलेक्ट्रॉन को अप्लाई एक्सेलरेट कराएगा। तो क्या हम EV इक्वल्स टू हाफ mv² लिख सकते हैं, तो हाँ भाई हम EV को हाफ mv² लिख सकते हैं। क्लियर है। जब हम पोटेंशियल इसे अप्लाई कर देंगे, स्विच को ऑन कर देंगे, तो क्या हो जानी है बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो निकल रहे हैं वो बढ़ जाएगा या नहीं बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा ना। तो हम जो अपना इक्वेशन था, क्या हम काइनेटिक एनर्जी को EV के इक्वल हमने लिख दिया, तो हमारा जो इक्वेशन था काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल आई थी बेटा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कितना आया था, hc 1/λ माइनस 1/λ0, यही आया था क्या फाइनली। तो काइनेटिक एनर्जी को EVS लिख सकते, EV लिख सकते हैं क्या, हाँ या ना। EV किसके इक्वल हो जाएगा, hc इंटू 1/λ माइनस 1/λ0। इस कंडीशन में जो एनर्जी इंसिडेंट है वो कौन सी एनर्जी है भाई, उसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ क्या है, लैम्डा, और λ0 क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाली एनर्जी है। तो क्या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, तो हाँ भाई इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर है क्या, आगे बढ़ें। तो यही चीज़ें आपको यहाँ लिखी हुई हैं। एक्सपेरिमेंट विद द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वेयर परफॉर्म इन अ डिस्चार्ज ट्यूब अपरटस एज इलस्ट्रेटेड इन द फिगर, जैसे आपको फिगर में दिख रहा है, इसमें लाइट को इंसिडेंट किया गया और ऑब्जर्वेशंस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को इसी बेसिस पे एक्सप्लेन किया गया। अ हाई वोल्टेज इज अप्लाइड टू अ डिस्चार्ज ट्यूब, वेरिएबल वोल्टेज सोर्स एंड अ वोल्ट मीटर एंड एन एमीटर आर कनेक्टेड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रोड। हमने पोटेंशियल डिफरेंस भी लगा दिया, क्या पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए हमने वोल्ट मीटर लगा दिया, एमीटर लगा दिया, क्या मेजर करने के लिए, करंट मेजर करने के लिए। लाइट विद द फ्रीक्वेंसी मोर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैथोड मेटल, लाइट इंसिडेंट किया गया, कैथोड प्लेट के ऊपर क्या किया गया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की एनर्जी को इंसिडेंट किया गया, इसकी वजह से हमें फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हुए मिले। अब हमने क्या करा, एक्सपेरिमेंट में स्विच एस को क्लोज कर दिया, क्या कर दिया, स्विच एस को क्लोज कर दिया। स्विच एस जब क्लोज हो गया, इनिशियली द वेरिएबल बैटरी सोर्स इज सेट अप एट जीरो पोटेंशियल, सबसे पहले बैटरी को हमने क्या करा, जीरो पोटेंशियल पे सेट कर दिया। इवन एट जीरो पोटेंशियल वेरिएबल सोर्स एमीटर विल शो करंट, जीरो पोटेंशियल पे भी ये करंट शो कर रहा है, क्यों, क्योंकि लाइट इंसिडेंट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमें तभी भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। और हमने वहाँ से इसमें डिफ्लेक्शन मेजर करा, और यहाँ से हम इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी पुराने वाला इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं, हाँ भाई कर सकते हैं। क्लियर है, आगे देख ले। कुछ अभी भी मान लो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन होंगे, क्या वो कैथोड प्लेट से एनोड प्लेट तक आ पाएंगे, तो आ पाएंगे। इस वजह से हमें करंट देखने को इनिशियली मिल रहा था, हाँ या ना। बट एज वी नो मेजॉरिटी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन हैव लो वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी, जैसे हमें पता है बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, टकरा जाते हैं, वहीं रह जाते हैं, रुक जाते हैं, ठीक है, या फिर उसको उतनी एनर्जी नहीं मिल पाती है, तो क्या हो जाता है, वो कैथोड से एनोड तक नहीं आ पाते हैं, कंप्लीटली नहीं आ पाते हैं ना। तो अब हमने क्या करा, kinetic energy which are collected outside the cathode and create good negative discharge we call space charge as shown in the figure। हमने क्या करा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कर दिया। अब मुझे बताओ ये नेगेटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा या नहीं, और ये पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा या नहीं। एक रिपेल कर रहा है, दूसरा अट्रैक्ट कर रहा है, दोनों तरफ से हम इसे हेल्प कर किए जा रहे हैं। तो क्या होगा, क्या इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, तो हाँ भाई काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। क्या इसका रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बढ़ जाएगा, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बढ़ जाएगा, करंट भी बढ़ जाएगा। तो हम ऐसा देख सकते हैं क्या बढ़ जाएगा, करंट बढ़ जाएगा। कब, जब पोटेंशियल V को बढ़ाते हैं,
ठीक है, और एक पार्टिकुलर वैल्यू आने के बाद ऐसा होगा कि जितने इलेक्ट्रॉन्स इसमें से निकल रहे हैं सारे इलेक्ट्रॉन्स एनोड तक पहुंच जाएंगे, और उसे हम क्या बोलेंगे भाई, सैचुरेशन करंट बोलेंगे। तो जैसे जैसे हम पोटेंशियल V को बढ़ाते जाएंगे करंट क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। इनिशियली ये एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से कैथोड से एनोड जा रहे होंगे, कुछ नहीं जा रहे होंगे, लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या होगा, सारे इलेक्ट्रॉन्स जो इस कैथोड प्लेट से इमिट हो रहे हैं ये सारे इलेक्ट्रॉन्स एनोड पे जाएंगे। इंटेंसिटी को अभी हमने नहीं बढ़ाया, इंटेंसिटी को एज इट इज रखा हुआ है, ठीक है। इंटेंसिटी अगर एज इट इज है तो क्या होगा, ये एक सैचुरेशन वैल्यू को ओबटेन कर लेगा, इसे हम सैचुरेशन करंट बोलते हैं। सैचुरेशन करंट के बाद करंट कांस्टेंट हो जाएगा और कांस्टेंट रेट से इसमें फ्लो करता रहेगा। हाँ या ना? ठीक है, इलेक्ट्रॉन को पुल कर लेगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट कैसे बढ़ गया, पोटेंशियल अगर हमने लगा दिया तो फोटो करंट का अमाउंट बढ़ जाएगा, लेकिन कुछ देर के बाद से ये एक सैचुरेशन वैल्यू को गेन कर लेगा जिसे हम सैचुरेशन करंट कहते हैं। क्लियर है? अब हम थोड़ी सी बात कर ले, हमने इंटेंसिटी बढ़ा दी, क्या करा बेटा, अब हमने इसकी इंटेंसिटी बढ़ा दी। जो लाइट हम इंसिडेंट कर रहे थे, क्या हमने एनर्जी बढ़ाई? नहीं भाई, हमने एनर्जी नहीं बढ़ाई, क्या बढ़ाई, नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ा दिए। नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ने से क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो क्या होगा, करंट भी बढ़ जाएगा। क्या, तो अगर इंटेंसिटी I1 से इंक्रीज करके हमने इंटेंसिटी I2 कर दी, कितनी कर दी, इंटेंसिटी I1 से इंक्रीज करके I2 कर दी, तो ये I2 के करस्पॉन्डिंग जो इसका सैचुरेशन वोल्टेज होगा ये Vp1 होगा। क्या, और जब हमने इंटेंसिटी बढ़ा दी तो करंट भी क्या होगा, एक्सपोनेंशियली पहले इंक्रीज करेगा और फिर एक मैक्सिमम वैल्यू I2 के इक्वल हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, हाँ या ना? तो इंटेंसिटी बढ़ाने से भी क्या हो रहा है, करंट इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो कर रहे हैं तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को या चार्ज को ही तो करंट बोलते हैं। करंट इंक्रीज होगा या नहीं होगा, होगा। क्लियर है? हमने देख लिया था भाई ये जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन वोल्ट EV हाफ mv² के इक्वल था, जब हमने इसे बढ़ा दिया। एक और इम्पोर्टेंट चीज, पहले तो हमने लाइट इंसिडेंट करा, काइनेटिक एनर्जी इसके पास थी, किसके वजह से, काइनेटिक एनर्जी इसके पास थी h न्यू माइनस h न्यू नॉट के वजह से, हाँ या ना? अब हमने एक्सटर्नल वोल्टेज भी अप्लाई कर दिया, तो क्या इसमें EV और ऐड हो जाएगा या नहीं होगा, बोलो भाई। काइनेटिक एनर्जी को EV सपोर्ट कर रहा होगा या नहीं कर रहा होगा, तो हम ऐसा क्या लिख सकते हैं, क्या, EV प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स, पहले जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन मेटल प्लेट से बाहर निकल गया, प्लस EV, ये h न्यू प्लस फाई के इक्वल होगा या नहीं होगा, h न्यू माइनस फाई के इक्वल होगा या नहीं होगा, हाँ या ना? होगा ना? h न्यू नॉट लिख देते हैं भाई, E प्लस के ई मैक्स इक्वल टू h न्यू माइनस h न्यू नॉट लिख सकते हैं ना? क्लियर है क्या, बोलो भाई, ऐसा हम लिख सकते हैं। और ये इसकी, ये h न्यू माइनस न्यू नॉट तो होगा ही, इसके साथ साथ बेटा ये इसकी मैक्सिमम काइनेटिक, हमने पोटेंशियल अप्लाई कर दिया, क्या करा, पोटेंशियल अप्लाई कर दिया। अब हम बात ये कर रहे हैं कि जब हमने पहले ये हमने लाइट को जब इंसिडेंट करा था इसके ऊपर, तो ये काइनेटिक एनर्जी h न्यू माइनस फाई से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा था, अब हमने पोटेंशियल अप्लाई कर दिया, तो E प्लस EV प्लस के काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल होगा या नहीं? जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी V वोल्ट अप्लाई करने के बाद, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जो पहले आ रही थी वर्क फंक्शन और सप्लाइड एनर्जी के डिफरेंस की वजह से, प्लस EV के इक्वल होगा या नहीं होगा, तो यहाँ से हम फाइनल वेलोसिटी भी बता सकते हैं। क्लियर है? तो इसे आप याद रखेंगे। आगे बढ़ें बेटा, आगे बढ़ें। अब हमने क्या करा, पोटेंशियल को रिवर्स कर दिया। इन लोगों ने क्या करा कि पोटेंशियल जो इन्होंने कनेक्ट करा था ना, एनोड को कैथोड कर दिया, कैथोड को एनोड कर दिया। अब मुझे बताओ, एनोड को अगर हम नेगेटिव दे दें, क्या दे दें बेटा, नेगेटिव दे दें, और कैथोड को पॉजिटिव दे दें, क्या करें, कैथोड को पॉजिटिव दे दें, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। एनोड क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा होगा, ये इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ तक आने ही नहीं देगा। क्या करेगा भाई, ये एनोड क्या कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है और कैथोड अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड तक जा ही नहीं पा रहा है। अगर ये कैथोड से एनोड तक जा ही नहीं पा रहा है तो क्या होगा भाई, उस कंडीशन में क्या होना है, इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड तक नहीं पहुंचा, मतलब करंट नहीं पहुंचा। इस सर्किट में कोई करंट देखने को नहीं मिलेगा। क्या स्टार्टिंग में मान लो कोई जबरदस्ती बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है, पहुंच भी गया, तो
थोड़ा सा करंट देखने को मिलेगा। पोटेंशियल को हमने और बढ़ा दिया और बढ़ा दिया, पोटेंशियल की एक ऐसी वैल्यू आएगी जिसके लिए कोई भी इलेक्ट्रॉन कैथोड प्लेट से एनोड प्लेट तक नहीं पहुंचेगा, और उस पोटेंशियल को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बोलते हैं भाई, स्टॉपिंग पोटेंशियल। और इस कंडीशन में जब हम पोटेंशियल को बढ़ा रहे थे, उस कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी हम ऐसे लिखेंगे, क्या, ई हाफ एम वी स्क्वायर माइनस ईवी इक्वल टू हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर, क्योंकि इस कंडीशन में ईवी इसको क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। क्या, तो ईवी का वो वैल्यू जिसके लिए काइनेटिक एनर्जी, जो करंट हमें कोई देखने को नहीं मिले, उसे हम क्या बोलेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये ईवीएस कब होगा भाई, ईवीएस जो, अगर ईवीएस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी के इक्वल हो जाए, हाफ एम वी स्क्वायर के इक्वल हो जाए, तो इसके लिए क्या हो जाएगा बेटा, इसके लिए ऐसा होगा क्या कि कोई करंट हमें देखने को नहीं मिलेगा, और इस पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। पोटेंशियल की वो वैल्यू जिसके लिए काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ये ईवीएस क्या कर रहा है, हाफ एम वी स्क्वायर को अपोज कर रहा है, तो कोई करंट पहुंच ही नहीं पाएगा, कोई इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड तक पहुंच ही नहीं पाएगा। अगर कोई कैथोड से एनोड तक नहीं पहुंच रहा है तो क्या होगा बेटा, कोई करंट हमें देखने को नहीं मिलने वाला है। कोई करंट देखने को नहीं मिलने वाला है मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, लेकिन कोई करंट देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब हमने क्या करी, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दी, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दी, नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ गए, और इलेक्ट्रॉन्स इसमें से इमिट हो रहे हैं, ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब कुछ कुछ अमाउंट में वापस से एनोड पे क्या होने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन्स पहुंचने लगेंगे, हमें करंट देखने को मिलेगा। लेकिन हम फिर क्या करेंगे, हम स्टॉपिंग पोटेंशियल को और बढ़ा देंगे ताकि इंटेंसिटी को वो काउंटर बैलेंस कर दे, और हमें फिर से क्या देखने को नहीं मिलेगा, हमें कोई करंट देखने को नहीं मिलेगा। क्या आपको क्लियर है? तो इंटेंसिटी बढ़ा के हम इलेक्ट्रॉन को पहुंचा सकते हैं क्या, कैथोड टू एनोड, तो हाँ पहुंचा सकते हैं। फ्रीक्वेंसी बढ़ा के पहुंचा सकते हैं, तो हाँ भाई पहुंचा सकते हैं। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ा के क्या हम इसे रोक सकते हैं, तो हाँ भाई हम इसे रोक सकते हैं। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल वो वैल्यू है जिसके लिए कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी देखने को नहीं मिलता है, इमिशन होता है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी देखने को नहीं मिलता है, हाँ या ना। ये भी इंटेंसिटी और पोटेंशियल का ग्राफ अगर हम ड्रॉ करें तो क्या ऐसा आएगा, वी एस पी वी एस पी, बोलो भाई हाँ या ना। तो यहाँ से हमने ई वी नॉट या ई वी एस को किसके इक्वल लिख दिया था, हाफ एम वी स्क्वायर के लिख दिया था। क्लियर है? क्या आपको कट ऑफ पोटेंशियल और स्टॉपिंग पोटेंशियल क्लियर है? क्या ये स्टॉपिंग पोटेंशियल और करंट का ग्राफ क्लियर है? तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वो पोटेंशियल होता है जिसके लिए हमें कोई करंट देखने को नहीं मिले। ऐसा कब होगा, जब EVS अप्लाइड वोल्टेज इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का मल्टीपल काइनेटिक एनर्जी मैक्स के इक्वल हो जाए, क्योंकि वो इसको अपोज कर रहा होगा। अगर काउंटर बैलेंस कर दे तो कोई इलेक्ट्रॉन कैथोड टू एनोड नहीं पहुंचेगा और हमें कोई करंट देखने को नहीं मिलेगा, हाँ या ना। तो यहाँ से हम वी नॉट की भी वैल्यू लिख सकते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन ई, हाँ या ना, बोलो भाई। वी नॉट को क्या लिख सकते हैं यहाँ से, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस ई। हमने देखा EVS हाफ एम वी मैक्स के स्क्वायर के इक्वल था, हमने देखा था EVS किसके इक्वल था, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल था। क्या EVS काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल था, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट के इक्वल था, हाँ या ना। तो मुझे बताओ क्या VS हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या VS इक्वल्स टू एच को कॉमन ले लिया, एच अपॉन ई न्यू माइनस न्यू नॉट लिख सकते हैं ना। अगर VS हमने कॉमन लिया तो क्या हम VS को एच सी अपॉन ई इंटू म्यू माइनस म्यू नॉट लिख सकते हैं। यहाँ से हम VS और न्यू का भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, बोलो भाई। ये VS क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल किसके इक्वल होगा, एच सी अपॉन ई वी माइनस, ये न्यू हो जाएगा ना, सॉरी इसे अब थोड़ा सा चेंज कर लेंगे भाई, क्योंकि हमने सी को कॉमन ले लिया ना, तो यहाँ 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट ही बचेगा बस, 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट। तो यहाँ से हम VS अपॉन 1 अपॉन लैम्डा की भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, VS अपॉन न्यू की भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। y इक्वल्स टू mx प्लस ये इंटरसेप्ट आएगा, क्या ये स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, तो हाँ भाई VS न्यू का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, VS और न्यू का ग्राफ नेगेटिव इंटरसेप्ट से ऐसा कुछ दिखेगा क्या, हाँ या ना। क्लियर है? अगर हमने इंटेंसिटी बढ़ा दी तो इंटेंसिटी का ग्राफ अभी हमने ऊपर देखा था, इंटेंसिटी और करंट का। इंटेंसिटी अगर बढ़ाएंगे तो करंट, हमें इंटेंसिटी बढ़ाते जाएंगे तो करंट देखने को मिलेगा। लेकिन एक स्टॉपिंग पोटेंशियल की भी अगर पोटेंशियल बढ़ाते हैं तो क्या होगा, वापिस से करंट नहीं देखने को मिलेगा, रिवर्स डायरेक्शन में। रिवर्स डायरेक्शन में पोटेंशियल बढ़ाने की बात कर रहे हैं हम। फ्रीक्वेंसी से क्या फर्क पड़ने वाला है,
चेंज इन फ्रीक्वेंसी इन इंक्रीजिंग द लाइट ऑफ इफेक्ट ऑफ चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ने वाला है? तो देखो, अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते हैं बेटा, क्या बढ़ा दिया हमने? फ्रीक्वेंसी, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के लाइट को इंसिडेंट करा, तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जानी है। इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जानी है तो वो क्या होगा? करंट वहाँ तक पहुँच पाएगा। उसको रोकने के लिए पोटेंशियल ज़्यादा लगेगा क्या? तो हाँ भाई, ज़्यादा लगेगा। तो अगर हमने क्या करा, फ्रीक्वेंसी को भी बढ़ा दिया, तो हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल को भी बढ़ाना पड़ेगा। तो फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा क्या? इसका ग्राफ हमने यही देखा था क्या? हाँ या ना? क्लियर है? फ्रीक्वेंसी पे कैसे डिपेंड करेगा ये हमने देख लिया। ठीक है, ये ग्राफ हमने अभी ड्रॉ करा था। ठीक है, इसका स्लोप किसके इक्वल होगा? एच अपॉन ई के इक्वल होगा। यहाँ हमने अभी ये ग्राफ यही तो ड्रॉ करा था, एच सी अपॉन ई के इक्वल इसका स्लोप आ रहा है अगर लेमडा के टर्म्स में ड्रॉ करे तो, और इसके टर्म्स में एच अपॉन सी के, एच अपॉन ई के इक्वल आएगा। क्लियर है क्या? हाँ या ना? क्लियर है? तो हमने देखा किन किन चीज़ों पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिपेंड कर रहा है। तो 4 फैक्टर्स पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिपेंड करता है। चारों फैक्टर्स कौन कौन से हैं? पहला, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ा रहे हैं तो एनर्जी बढ़ेगी, इमिटेड फोटोन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। दूसरी हमने क्या देखी? दूसरा किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा था? दूसरा डिपेंड कर रहा था इंटेंसिटी पे। अगर इंटेंसिटी बढ़ाते तो नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे और करंट बढ़ेगा। ठीक है। तीसरी हमने बात करी किसकी? स्टॉपिंग पोटेंशियल की। स्टॉपिंग पोटेंशियल को अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं, या अप्लाइड पोटेंशियल की पहले बात कर लेते हैं। पोटेंशियल पे डिपेंड करेगा। अगर हमने पोटेंशियल को अप्लाई कर दिया तो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होगा, उसका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा, सैचुरेशन करंट को अटेंड कर लेगा। चौथा, अगर हमने रिवर्स डायरेक्शन में पोटेंशियल अप्लाई कर दिया तो उसे स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलेंगे। ठीक है। थर्ड वाला जो हमने पॉइंट लिखा, इसके दो पार्ट हैं, एक अप्लाइड पोटेंशियल और एक रिवर्स पोटेंशियल। रिवर्स पोटेंशियल को हम स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। तो अगर हम रिवर्स डायरेक्शन में पोटेंशियल बढ़ा देते हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट धीरे धीरे कम होते होते खत्म हो जाएगा। जिसके लिए खत्म होगा उस पोटेंशियल को बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। अगर हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगाया है हमने, ठीक है, कैथोड को नेगेटिव दिया है, एनोड को पॉजिटिव दिया है, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होगा और उसकी एक पार्टिकुलर टाइम के बाद करंट सेचुरेट हो जाएगा, उसे सेचुरेशन करंट हमने बोला था। ठीक है, ये तीन फैक्टर्स हो गए। ठीक है, चौथा फैक्टर कौन सा है? नेचर ऑफ मटेरियल। अगर मान लो कोई मेटल है जिसका वर्क फंक्शन कम है, क्या है? वर्क फंक्शन φ1 है। कोई दूसरा मेटल सरफेस है जिसका वर्क फंक्शन φ2 है। तो अगर φ2 ग्रेटर देन φ1 है तो मुझे बताओ किस में से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं? पहले वाले से। ये कम फ्रीक्वेंसी पे भी हो जाएगा। तो तीसरा, नेचर ऑफ कैथोड मटेरियल, जिसके ऊपर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करा रहे हैं उस मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करेगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। क्या आप सबको क्लियर है? अब एक और टर्म आता है भाई, आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जेई वगैरह में, बोर्ड में तो पूछे जाने के चांस कम ही हैं, लेकिन फिर भी आप देख लें। फोर्स ड्यू टू रेडिएशंस, रेडिएशंस कितना फोर्स अप्लाई करेगा? तो हमने मोमेंटम की बात कर ली थी। जो फोटोन होता है उसकी एनर्जी कितनी होती है बेटा? क्या एच सी अपॉन लैम्डा होती है? तो हाँ भाई, एच सी अपॉन लैम्डा होती है। क्या इसका मोमेंटम पी अपॉन लैम्डा होता है? तो हाँ भाई, इसका मोमेंटम पी अपॉन लैम्डा होता है। डी ब्रॉगली ने बताया था, याद आया क्या? अब हम बात कर लेते हैं, फॉर कैलकुलेशन ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाई बीम ऑन सरफेस वी कंसिडर। इसमें भी 2-3 कंडीशंस हैं। क्या क्या कंडीशन है? अगर मान लो हमने लाइट को इंसिडेंट करा और ऑब्जॉर्प्शन ए इक्वस टू 1 हो गया, सारे लाइट जितने फोटोन्स हमने इमिट करे सारे फोटोन्स एब्जॉर्ब हो गए, और रिफ्लेक्शन जीरो हुआ। कितना हुआ भाई? रिफ्लेक्शन जीरो हुआ। कोई लाइट रे यहाँ से रिटर्न आया ही नहीं, सभी फोटोन्स ने सभी इलेक्ट्रॉन को टारगेट करा और एब्जॉर्ब हो गए। तो इनिशियल मोमेंटम कितना होगा? एच अपॉन लैम्डा। और सारे एब्जॉर्ब हो गए तो फोटोन का फाइनल मोमेंटम कितना होगा? जीरो होगा क्या? क्योंकि सभी तो एब्जॉर्ब हो गए। तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा बेटा? एच अपॉन लैम्डा होगा। क्या चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया भाई? एच अपॉन लैम्डा हो गया। एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट एरिया को क्या बोलते हैं? आई इंटू ए, क्योंकि इंटेंसिटी को हमने कैसे डिफाइन करा था? आई इक्वल्स टू क्या बोला था भाई? एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो यहाँ से एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम को हम क्या लिख सकते हैं? आई इंटू ए लिख सकते हैं। क्या एक सेकंड में कितनी एनर्जी इंसिडेंट हो रही है? क्या आई ए के इक्वल आ जाएगा? हाँ या ना? नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर यूनिट टाइम को हम क्या लिख सकते हैं? आई ए अपॉन एच न्यू लिख सकते हैं। क्या हाँ या ना? बोलो भाई, क्या हम लिख सकते हैं यहाँ से नंबर ऑफ फोटोन्स को? क्या हम आई ए अपॉन एच न्यू लिख सकते हैं? तो हाँ लिख सकते हैं। हमने आई ए अपॉन एच न्यू लिख दिया। एच न्यू को एच सी अपॉन लैम्डा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो हमें पता है चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम को फोर्स बोलते हैं। क्या हाँ या ना? तो चेंज इन मोमेंटम एन इंटू डेल्टा पी हमने कर दिया, तो ये चेंज इन मोमेंटम आई ए लैम्डा अपॉन एच सी इंटू एच अपॉन लैम्डा आ गया। क्या क्या ये आई ए अपॉन सी आ गया? तो हाँ भाई, आई ए अपॉन सी आ गया। आई ए अपॉन सी क्या है? फोर्स ऑन फोटोन्स।
क्योंकि चेंज इन मोमेंटम को ही फोर्स बोलते हैं ना, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम को फोर्स बोलते हैं। ये किसके इक्वल आ गया, आई ए अपॉन सी के इक्वल आ गया। एफ इक्वस टू कितना हो गया, आई ए अपॉन सी। क्या हम ए को नीचे भेज दें, ए को नीचे भेज देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, एफ अपॉन ए इक्वस टू आई अपॉन सी हो जाएगा। क्या, एफ अपॉन ए, फोर्स पर यूनिट एरिया को क्या बोलते हैं भाई, प्रेशर बोलते हैं। क्या, तो प्रेशर क्या हो गया, इंटेंसिटी डिवाइडेड बाई सी। क्या आपको क्लियर है? तो प्रेशर कितना आ जाएगा बेटा, आई अपॉन सी, इंटेंसिटी डिवाइडेड बाय स्पीड, ये हमारा प्रेशर होगा। किस कंडीशन में, जब हमने जितने भी फोटोन्स इंसिडेंट करे सारे फोटोन्स क्या हो गए, एब्जॉर्ब हो गए। तो आपसे इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, रेडिएंट प्रेशर कितना होगा, तो फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर आई अपॉन सी होगा। इसमें एक और कंडीशन देख लेते हैं, दूसरी कंडीशन, जब रिफ्लेक्शन 1 है और एब्जॉर्प्शन 0 है, कोई भी फोटोन एब्जॉर्ब नहीं हुआ, तो इनिशियल मोमेंटम कितना था भाई, एच अपॉन लैम्डा था क्या, एच अपॉन लैम्डा था। फाइनल मोमेंटम टकरा के माइनस एच अपॉन लैम्डा हो जाएगा। क्या, चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, एच अपॉन लैम्डा माइनस ऑफ माइनस एच अपॉन लैम्डा, ये 2h अपॉन लैम्डा हो जाएगा। क्या, चेंज इन मोमेंटम, हाँ या ना। एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट एरिया को हम आई ए बोल दिए, नंबर ऑफ फोटोन्स इंसिडेंट पर यूनिट टाइम को आई ए लैम्डा अपॉन एच सी बोल दिया हमने। और इस कंडीशन में अगर आगे की बात कर लें तो मुझे बताओ, नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर यूनिट टाइम हमने लिख दिया, चेंज इन मोमेंटम हमने कैलकुलेट कर लिया। क्या हम फिर सेम वही मेथड से जाएंगे, क्या टोटल चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम लिख लें, हाँ या ना। क्या हम टोटल चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम लिख लें, बोलो भाई, आई ए लैम्डा अपॉन एच सी इंटू 2h अपॉन लैम्डा होगा। क्या, 2h अपॉन लैम्डा होगा। क्या, इस h ने h को मार दिया, लैम्डा ने लैम्डा को मार दिया, ये किसके इक्वल आ गया, 2i a डिवाइडेड बाई c के इक्वल आ गया। क्या, क्या यही फोर्स है? हमने f की वैल्यू कितनी कैलकुलेट कर ली भाई, हमने f की वैल्यू कैलकुलेट कर ली 2i a अपॉन c। अब प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। क्या ये 2i अपॉन सी होगा। क्या, फोर्स पर यूनिट एरिया को हमने बोल दिया रेडिएशन प्रेशर, क्या ये 2i अपॉन सी होगा। अगर सारे लाइट रिफ्लेक्ट होके आ जाएंगे उस कंडीशन में प्रेशर, रेडिएंट प्रेशर कितना होगा, 2i अपॉन सी। अगर मान लो सारे एब्जॉर्ब हो जाएंगे तो कितना होगा, आई ए अपॉन सी। क्लियर है? कुछ परसेंट होंगे तो आप सिमिलरली ऐसे ही कैलकुलेट कर लोगे। क्या, हाँ या ना। तो ये हो गया रेडिएंट प्रेशर का कंसेप्ट अपना खत्म। अब अपना लास्ट टॉपिक आ जाता है बेटा, अपना लास्ट टॉपिक है डी ब्रॉगली मैटर वेव, डी ब्रॉगली वेवलेंथ एंड मैटर वेव। डी ब्रॉगली साहब ने क्या बोला भाई, डी ब्रॉगली साहब ने बोला कि देखो, जैसे अगर मान लो वेव है, क्या है, वेव है, वेव पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है और उसका मोमेंटम p इक्वस टू एच अपॉन लैम्डा इन्होंने दिया था। ठीक है, इसी का जस्ट उल्टा इन्होंने बोला कि अगर मान लो वेव किसकी तरह बिहेव कर रहा है, पार्टिकल की तरह। इसके बारे में हमने स्टडी कर लिया था। ठीक है, अब यहाँ पे इसका उल्टा बोला इन्होंने कि जो पार्टिकल है ना बेटा, क्या है पार्टिकल, अगर पार्टिकल हाई स्पीड से मूव कर रहा हो, किस स्पीड से, हाई स्पीड से अगर पार्टिकल मूव कर रहा हो तो वो भी वेव की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह बिहेव करेगा, वेव की तरह। हाई स्पीड मूविंग पार्टिकल बिहेव्स एज वेव। ठीक है, और उस वेव का क्या होगा, अगर वेव है तो वेव का वेवलेंथ होगा। तो हमने देखा था p इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा था, तो लैम्डा किसके इक्वल हो जाएगा, क्या ये h अपॉन पी के इक्वल हो जाएगा या नहीं, हाँ या ना। तो उन्होंने बोला उस वेव का जो वेवलेंथ होगा वो h अपॉन पी के इक्वल हो जाएगा। h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, p क्या है, मोमेंटम, तो प्लैंक कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मोमेंटम के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है? और मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू स्पीड, हाँ या ना। तो लैम्डा h अपॉन mc के इक्वल हो जाएगा। क्या, हाँ या ना। तो हाईली मूविंग पार्टिकल वेव की तरह बिहेव करता है। ठीक है, इसे मैटर वेव बोलते हैं। कोई मैटर है, ऑब्जेक्ट है, पार्टिकल है, वो अगर हाई स्पीड से मूव करता है तो वो क्या करता है, वेव की तरह बिहेव करता है। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या यूज करा, आइंस्टाइन का इक्वल टू एमसी स्क्वायर वाला रिलेशन यूज करा। इन्होंने क्या लिख दिया, मास को लिख दिया ई अपॉन सी स्क्वायर, लिख सकते हैं क्या। और एनर्जी हमने देखी थी, अगर फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, एच न्यू होती है। क्या, तो एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, तो हाँ भाई लिख सकते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा, एच अपॉन लैम्डा से सी को हमने इधर भेज दिया, एम इंटू सी इक्वस टू एच अपॉन लैम्डा। तो ये क्या आ जाएगा बेटा, मास इंटू वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, मोमेंटम, पी इक्वस टू एच अपॉन लैम्डा। क्लियर है क्या? ये मोमेंटम वाला रिलेशन एच अपॉन लैम्डा कहाँ से आया, आइंस्टाइन इक्वेशन का यूज करके डी ब्रॉगली ने बोला कि अगर कोई भी पार्टिकल लाइट के स्पीड के कंपेरेबल स्पीड से मूव करे तो वो वेव प्रोड्यूस करेगा और उसका वेवलेंथ कितना होगा, एच अपॉन पी। क्लियर है? इसे हम डी ब्रॉगली मैटर वेव भी बोलते हैं, हाँ या ना। काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लिखे तो मोमेंटम को हम क्या 2km लिख सकते हैं रूट अंडर, इसका भी डेरिवेशन हमने ऊपर में देखा था, हाँ या ना। तो हमने p को √2km लिख दिया, हाँ या ना। यहाँ रिप्लेस कर सकते हैं, तो क्या हम लैम्डा को
लैम्डा को एच अपॉन पी या फिर 1/√2m के ई लिख सकते हैं क्या? हाँ या ना? बोलो भाई। जब हमने v वोल्टेज से उसे एक्सेलरेट करा तो ये काइनेटिक एनर्जी क्यू एम वी के इक्वल आता है। कितना आता है? क्यू एम वी के इक्वल। तो हमारा डी ब्रॉगली मैटर वेव फाइनली बन जाता है। ये हमारे 4-5 फॉर्मूलेज इसके। पहले वाले h अपॉन पी या h अपॉन एम इंटू वी। दूसरा m इंटू वी, मोमेंटम को हम √2 के एम लिख सकते हैं और इसे हम 2 QVm भी लिख सकते हैं। क्लियर है बेटा? तो ये हमारा डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगा जब हम किसी इलेक्ट्रॉन को वी पोटेंशियल से एक्सेलरेट करा देंगे। तो यहाँ पे अपना ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है बेटा खत्म। हमने 2 लेक्चर में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कवर कर लिया। अब हमारा 2 चैप्टर बच जाता है इसके, एक एटॉमिक और एक न्यूक्लियर। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, हमारे साथ बने रहिए। हम आपका पूरा सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट कराएंगे आपके एग्जाम के पहले। क्लियर है? मिलते हैं बेटा नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आप नीट और जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमारे साथ जुड़िए। नीचे जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे हमारे कोर्सेज को देखिए, 2-4 डेमो लेके देखें आप और हमें बताएं फिर आपको कैसा लगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नए टॉपिक के साथ।